नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम अभी पिछले वीडियो में देखे थे, मुगल काल में हम लोगों ने देखा था औरंगजेब का शासन, जो काफ़ी क्रूरता भरा शासन रहा, या हम कह सकते हैं उसने सारे ही मुगल काल के सिस्टम को ही बदल दिया। उसे जो कुरान के अनुसार सही लगा उसने करना शुरू किया और एक प्रकार से हिंदुओं को क्षति पहुंचाना शुरू किया, गैर मुसलमानों को भी क्षति पहुंचाना शुरू किया, जिससे आपने देखा अनेक विद्रोह का औरंगजेब को सामना करना पड़ा, जिसमें से अनेक राज्यों का उदय हुआ और जिसमें से एक मराठा साम्राज्य जो था सबसे प्रतिभाशाली या हम कह सकते हैं सबसे सबल साबित हुआ। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में कभी कभी यहाँ से भी एक प्रश्न देखने को मिलता है मराठा साम्राज्य से, जिसमें शिवाजी के बारे में आज हम परिचय करेंगे। इसके बाद की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी सीरीज में, उसमें हम शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में प्लस पेशवा के बारे में चर्चा करेंगे, जो उस समय का सबसे बड़ा पद माना जाता था। तो आइए दोस्तों देखते हैं मराठा का उत्कर्ष या मराठों का उत्कर्ष के बारे में हम चर्चा करें तो 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें मराठों का विशेष स्थान रहा। अभी हम चर्चा करेंगे जब उत्तर मुगल काल के बारे में, तो हम उसमें चर्चा करेंगे अंतिम शासक मुगल काल के कौन कौन हुए और उस समय कौन कौन से हमारे स्वतंत्र राज्य उत्पन्न हुए। आज उन्हीं में से एक हम राज्य को लेकर चर्चा करने वाले हैं जो मराठों के नाम से जाना गया। अब दोस्तों सबसे पहले हम परिचय करते हैं कि मराठे साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मुख्य रूप से अगर हम भूमिका के बारे में बात करें, शिवाजी का नाम आता है, और कहीं ना कहीं अगर आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो शिवाजी के बारे में जरूर जानते होंगे। तो आइए देखते हैं शिवाजी से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। शिवाजी के जन्म के बारे में हम बात करें तो 1627 से लेकर 1680 तक रहा इनका समय। अब हम बात करें दोस्तों तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना होगा आपका, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तो 1627 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो हो जाएगा आपका शिवाजी। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके औरंगजेब की वीडियो सर्च करके देखिएगा, उसमें औरंगजेब में भी मैंने शिवाजी के बारे में चर्चा किया है कि पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के द्वारा भेजे गए जयसिंह के मध्य में होती है, या फिर शाइस्ता खां उसके मामा को भेजते हैं, जिसमें शिवाजी उनके कई लोगों की हत्या कर देते हैं। तो इस तरीके से लगातार हम बात करें तो विद्रोह बना रहा मराठों से मुगलों का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इनके पिता का नाम साजी भोसले व माता का नाम जीजाबाई। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, पिताजी का नाम या माताजी का नाम अक्सर पूछ लेता है। या क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है शिवाजी पर किसका सबसे अधिक व्यक्तिगत प्रभाव पड़ा था, तो शिवाजी पर उनकी माता जीजाबाई का व्यक्तिगत प्रभाव ज्यादा था, जिसके बारे में हम आगे मेंशन करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इनका विवाह 1640 में साईबाई निम्बालकर से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपने राज्य की राजधानी बनाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी ने अपनी राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी, तो रायगढ़ को बनाया था। इन पर व्यक्तिगत प्रभाव के बारे में बात करें तो इनकी माता जीजाबाई, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया, वह उनके शिक्षक दादा कोंडदेव का प्रभाव था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है उनके गुरु का नाम, तो सामर्थ रामदास थे। मैंने पिछले वीडियो में भी रामदास जी के बारे में चर्चा किया है, या फिर आप लगातार हमारे सारे प्लेलिस्ट इतिहास के वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर वीडियो में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी के रूप में चर्चा होता चला आया है, क्योंकि हम क्रमशः हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं। हमने पहले प्राचीन काल से संबंधित जो भी घटनाएं थी उनको देखा, फिर मध्यकालीन से संबंधित घटनाओं को देखा। अब इसके बाद हमारा वीडियो जो आएगा वो आधुनिक भारत से रिलेटेड होगा, तो हम आधुनिक भारत यानी आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप एक एक वीडियो को अगर देखते तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतिहास से बनने वाले सारे ही ऑब्जेक्टिव या जो भी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं वो सभी मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। इसमें क्या होता था, ये लोग छिपकर वार करते थे या अपने सामर्थ्य के अनुसार एक बड़ी सी सेना को परास्त करने में सक्षम होते थे। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। जो भी ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें जहां जहां आपको लगता है कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं या फिर उनका अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। या अगर आपको टाइम नहीं है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो स्वतः ही अपने धीरे धीरे सारी चीजें याद होना शुरू हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं दोस्तों। 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर उसका अंगूठा काट लिया था। मैंने चर्चा किया था आपसे कि औरंगजेब ने 25 के लास्ट वर्ष जो थे दक्षिण भारत में बिताए थे, और दक्षिण भारत का जो राज्यपाल नियुक्त किया था इसने, वो किसको किया था, तो शाइस्ता खां को नियुक्त किया था, जो लगातार इन लोगों पर दबाव बना रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार हिंदुओं को या मराठों को या जाटों को दबाव बनाता था, उनके विरुद्ध युद्ध करने की रणनीति बनाता था, जिससे लगातार आपस में इनके संघर्ष होते रहे। तो उसी कड़ी में से एक शाइस्ता खां थे जो औरंगजेब के मामा लगते थे। तो वहां पे ये भी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, तो ये ध्यान देना होगा। 1663 में शिवाजी ने क्या किया, शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण किया और उनका अंगूठा काट दिया और उनके पुत्र की हत्या कर दी। फिर इसके बाद औरंगजेब ने 1665 में राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेज दिया। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण संधि होती है जो मराठों और मुगलों के बीच में होती है। तो ये ध्यान देना होगा, वो संधि को हम पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई या पुरंदर की संधि किनके मध्य में हुई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करें तो 22 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि होती है। संधि के शर्तों के अनुसार क्या होता है, लगभग 12 किलो पर मुगलों का अधिकार हो जाता है, बाकी पर शिवाजी। यानी संधि में कोई भी इस तरीके की शर्त नहीं होती है जिसमें चाहे मुगल का किसी तरीके का अपमान हो या फिर मराठों का कोई भी अपमान हो। लेकिन क्या करता है औरंगजेब, आगे चलकर धोखा करता है और शिवाजी को कैद कर लेता है और फिर शिवाजी भाग भी निकलते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं, जहां से मेन विद्रोह मराठों का शुरू हो जाता है मुगलों के खिलाफ। और औरंगजेब के मरने के बाद आने वाले जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कमजोर होते हैं और मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वह अगस्त में भाग निकले। क्योंकि शिवाजी भी इतने कमजोर नहीं थे, ये भी एक कुशल रणनीतिज्ञ युद्धक थे, और आप सभी जानते हैं कि शिवाजी एक महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। तो ज्यादा दिन तक ये इसको कैद नहीं कर पाया, मई में इसने कैद किया और अगस्त में ये भाग निकले। इसके बाद इन्होंने 5 जून 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। गंगा भट्ट ये आपके वाराणसी के पंडित काशी का नाम सुना होगा आपने। वाराणसी में, काशी में एक से एक विद्वान हैं, और आज से नहीं, काशी की हमारी प्रसिद्धि सदियों से रही है। तो वहीं के एक विद्वान थे गंगा भट्ट, जिन्होंने क्या किया था, शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ में। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो 14 अप्रैल 1680 को 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य भी कमजोर होने लगता है। लेकिन इसके बाद इनके उत्तराधिकारी साम्राज्य को आगे विस्तार करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो आज पर्टिकुलर हमें केवल एक कैरेक्टर पे चर्चा करना था, एक व्यक्ति पर चर्चा करना, तो वो कौन थे, शिवाजी। यानी शिवाजी से बनने वाले सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी बनता है शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में। यानी शिवाजी के साम्राज्य के विस्तार के लिए या शासन प्रणाली को चलाने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक मंत्रिमंडल का गठन किया था और उनमें 8 पद बना रखे थे, और उसी 8 पदों को हम अष्टप्रधान के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि किस विभाग को किस नाम से जाना जाता था या किस विभाग का क्या कार्य था। तो इसको देखते हैं, महत्वपूर्ण बनते हैं। तो इनमें पदों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान
में पेशवा पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था, या हम कह सकते हैं सम्माननीय भी होता था। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना होगा, कोई भी प्रश्न देता है अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद किसका होता था, तो पेशवा का पद होता था। आप लोगों ने एक पिक्चर वगैरह भी देखी होगी, बाजीराव पेशवा, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आगे चल के। तो ये उसी शिवाजी से ही संबंधित वो कैरेक्टर है, बाजीराव पेशवा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, तो किस तरीके से उसका पद क्या था, ये सारी चीजें वहां पर दिखाई गई हैं। नेक्स्ट पहला चर्चा करते हैं दोस्तों पेशवा के बारे में। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो आज भी मंत्रिमंडल हमारा चल रहा है, जैसे विदेश मंत्री हैं, आपके सूचना मंत्री हैं, प्रौद्योगिकी मंत्री, वटेवर बहुत सारे मंत्री हैं कैबिनेट में। तो उसी तरीके से ये भी अपने मंत्रिमंडल का गठन करते थे, जिसमें पेशवा पद को हम सिंपल भाषा में बात करें तो प्रधानमंत्री होता था। और आपको पता है कि वर्तमान स्थिति में भी प्रधानमंत्री की क्या सम्मान है, क्या वैल्यूज हैं। और इसी तरीके से उस समय भी पेशवा पद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। यह प्रशासन व अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। तो ध्यान रखना होगा दोस्तों, पेशवा किसे कहते थे, जो प्रशासन व अर्थव्यवस्था की क्या करता था, देखरेख करने वाला अधिकारी होता था, उसे पेशवा के नाम से जानते थे या प्रधानमंत्री कहते थे। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें सरे नौबत, ये सेनापति होता था। यानी सेनापति मतलब आप सभी सब समझ गए होंगे, सैन्य विभाग का जो प्रधान होता है वो सेनापति होता है। यानी कुशल नेतृत्व करने वाला अगर सेनापति है तो राजा को उतनी ही आसानी हो जाती है युद्ध को जीतने में। अगर सेनापति महत्वपूर्ण नहीं है तो सैन्य अभियान कहीं ना कहीं कुशलता की कमी हो जाती है, जिससे युद्ध हारने की रणनीति फेल हो जाती है। हम अगर इसी के बारे में बात करें दोस्तों तो बाबर के आप युद्धों में देखिएगा, तो बाबर ने क्या किया था, एक सैन्य प्रशिक्षण में बहुत माहिर था, जिसकी वजह से उसको हराना बहुत ही कठिन हो गया था। तो उसने जितने भी युद्ध जीते हैं वो सारे में ही विजयी रहा है। आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, आता है आमत्य पद के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, काफी पुराना पद रहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे या अशोक के बारे में देखेंगे, वहां पे ये भी पद महत्वपूर्ण रहे। होता क्या है, ये राजस्व मंत्री होते थे। यानी अगर किसी भी चीज की लेन देन करना है या कोई भी धन संपदा निकालना है या जो भी करना है, तो जब तक इसकी अनुमति नहीं होती थी आमत्य की, तब तक वो धन निकासी नहीं होती थी। यानी हम कह सकते हैं आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला जो अधिकारी होता था उसे किस पद पर रखा जाता था, आमत्य के पद पर रखा जाता था, यानी राजस्व मंत्री। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें तो आता है सुमंत, ये विदेश मंत्री होता था। तो ये चीजें जैसे याद रखना होगा आपको, वहां पे क्या देगा, क्वेश्चन ऐसे देता है सुमत किसे कहते थे या कौन सा विभाग देखते थे, विदेश मंत्री, राजस्व मंत्री, या इस तरीके से वहां ऑप्शन बनाता है। तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि इसको कहते क्या था इस समय और इनका संबंध किससे था। तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर रखा है, आपको इसको ध्यान देना होगा। जब भी प्रश्न बनेगा तब आपका ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से ही बनता है। नेक्स्ट चर्चा करें हम दोस्तों, तो आता है नेक्स्ट हमारा पांचवा पद जो था वाक्यान्विश, काफी महत्वपूर्ण रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। सूचना मंत्री को बोलते थे, जैसे आज इस समय भी सूचना मंत्री आपके विदेश मंत्री हैं, तो इसी तरीके से उस समय भी इन्होंने बना रखा था। इनका मुख्य कार्य क्या था, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। आप सभी को पता है सूचना मंत्री क्या करता था, जैसे किसी को संधि भेजना है, युद्ध करना है, या आपस में अगर युद्ध को समाप्त करना है तो उस समय सूचना मंत्री क्या करता था, पत्र को पहुंचाना, उसके संबंधों को समझना और दोनों के बीच में बैठ के कार्यों को संभालना। ये सारे कार्य जो होते थे वो किसके होते थे, सूचना मंत्री के, यानी गुप्तचर विभाग। और संधि विग्रह से आप समझ गए होंगे कि इनका कार्य क्या होता होगा। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा हम करें न्यायाधीश। तो न्यायाधीश हमेशा से आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं रहा है, एक नॉर्मल पद रहा है। आज हो चाहे प्राचीन भारत में हो, न्याय से ही मतलब है वे सारे लोग जो क्या करते थे, प्रशासन के कार्यों में अपना निर्णय या सच्चाई की जांच करना, इस तरीके के कार्यों को, यानी न्याय विभाग का प्रधान जो होता है वो क्या कहलाता है, न्यायाधीश कहलाता है। नेक्स्ट चर्चा करें दोस्तों पंडित राव। पंडित राव क्या होते थे, धार्मिक कार्यों से संबंधित विधि विधान, राज्य अभिषेक कराना या इस तरीके से जो भी कार्य किए जाते थे। तो आप देख ही रहे हैं हमारे भारत की सांस्कृतिक परंपरा में इनका एक बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जो पंडित राव होते थे वे क्या करते थे, धार्मिक कार्यों से संबंधित कार्यों को देखते थे। नेक्स्ट दोस्तों अंतिम पद के बारे में बात करें तो चिटनीस,
और ये क्या होता था, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना का कार्य कौन करते थे, ये विभाग करते थे। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने चर्चा किया शिवाजी के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस हमारा इसी से संबंधित होगा, जिसमें शिवाजी के उत्तराधिकारी और मराठा पेशवा के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।